हाय गाइस, इस वीडियो में हम एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। और एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी। ओके, सो इसलिए इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट लाइक जजमेंट्स, इसमें जजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई और ये किस रीजंस की वजह से इसको हम लैंडमार्क जजमेंट कंसिडर करते हैं। ओके, देखिए, जो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इट इज़ अ लैंडमार्क केस इन डिफाइनिंग द पावर ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356, दैट इज प्रेसिडेंट रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड आर्टिकल 356 आपको पता है कि जो आपके इमरजेंसी प्रोविजन है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, लाइक दैट द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज हिज रूल ओवर दैट स्टेट, और फिर गवर्नर रिपोर्ट सेंड करता है तो उस बेसिस पे प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। प्रेसिडेंट इन द सेंस यहाँ पे प्रेसिडेंट तो नाम है बस, लाइक डि ज्यूरे है अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, और डिफैक्टो अथॉरिटी कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि आपके प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट। ओके, और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से इसकी एफिशिएंसी पे इस पे क्या फर्क पड़ता है, और साथ में ही द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एंड इट्स एफिशिएंसी हैड बीन डेल्ट इन अ बेटर मैनर इन दिस केस। ओके, मैनी रिपोर्ट्स सजेस्टेड सर्टेन रिकमेंडेशन ऑन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। तो उनकी जो वो इससे पहले कमिटीज आई थी, उनकी जो रिपोर्ट्स थी, उनकी रिपोर्ट्स की जो रिकमेंडेशंस थी, हालांकि वो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन सरकार के लिए थी, सरकार ने तो उस पर कोई प्रोविजन ऐसे नहीं बनाया, लेकिन ये इस बोम्मई जजमेंट में कोर्ट ने खुद ने एक बहुत ही अच्छे से उन रिपोर्ट्स को रेफर करके एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि जजमेंट दिया। और वो जो रिकमेंडेशंस थी वो किसकी एआरसी कमीशन 1969 की, राजा मन्नार कमेटी 1969, सरकारिया कमीशन 1987। ठीक है, तो ये तीन मेनली जो आपकी कमिटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स को कंसल्ट करके, और इसके बेसिस पे आप ऐसे नहीं कह सकते एज इट इज लिया गया चीज़ें, बट देयर वाज काइंड ऑफ कंटेंट एनरिचमेंट यूजिंग दीज रिपोर्ट्स। ओके, सो यू कैन से दैट। सो फैक्ट्स क्या हैं, क्यों कैसे ये केस स्टार्ट हुआ और पीछे क्या स्टोरी है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, जो कर्नाटका के उस टाइम पे गवर्नर थे, उन्होंने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट किया कि देर आर dissensions and defections in the existing ruling party as 19 letters were sent to him by the council of minister from withdrawing their support। ठीक है, तो उन्होंने गवर्नर ने क्या रिपोर्ट दी कि जो रूलिंग पार्टी थी उस टाइम पे कर्नाटका में, ठीक है, तो कर्नाटका में उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर एसआर बोम्मई थे, तो उनके जो एमएलएज हैं उन्होंने गवर्नर को लिखे खत कि आप जो है इनको रिमूव कीजिए, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जाकर के उन्होंने गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रेफर की कि देखिए ऐसे है, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ठीक है, तो ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑन द विड्रॉल ऑफ द सपोर्ट इन द रूलिंग पार्टी द चीफ मिनिस्टर एसआर बोम्मई ऑल्सो फेल टू कॉल इन फॉर मेजोरिटी ऑफ असेंबली। साथ में ये भी बोला कि जब मैंने उनको बोला कि आप मेजोरिटी प्रूफ करो, तो वो उनके पास नंबर्स नहीं थे। ओके, सो विच इज inappropriate under the constitution, and so the state is to administered by the center. It was seen that 7 out of the 19 legislators have complained about misinterpretation in their respective letter, and therefore the chief minister and the law minister met the governor the same day। तो जिन 19 legislator की बात वो 7 लेजिस्लेटर जिन्होंने उसमें से लेटर लिखा था, ठीक है, गवर्नर को, उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा बोला नहीं कि आप चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर दो या हम उनको अपना सपोर्ट नहीं देते हैं। तो उन्हें लगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कुछ मिस कम्युनिकेशन हुआ है। तो चीफ मिनिस्टर प्लस वो जो 7 आपके लाइक वो लेजिस्लेटर्स थे, दे वेंट टू द गवर्नर एंड देन उनसे बात भी करने की कोशिश की। ठीक है, सो लॉ मिनिस्टर थे जो वहाँ के, वो गवर्नर को उसी दिन मिले और बोला कि आप असेंबली को समन कीजिए और फिर हम अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करते हैं। और यही चीज़ प्रेसिडेंट को भी बोली गई टेलेक्स मैसेज के थ्रू। बट ऑन द वेरी सेम डे गवर्नर हैज सेंट अनदर रिपोर्ट स्टेटिंग दैट द चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस। मतलब फ्लोर टेस्ट के बगैर ही उन्होंने रिपोर्ट सेंड कर दी, हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एंड रिक्वेस्टेड फॉर प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 एंड इवेंचुअली द सेम वाज ग्रांटेड। ओके, सो ये चीज़ हुई कि वो बोल रहे हैं कि आप फ्लोर टेस्ट करो, हम आपको मेजोरिटी प्रूफ करके दिखाते हैं, लेकिन तब भी जो है गवर्नर ने उनकी बात नहीं मानी और फिर उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एसआर बोम्मई ने आपके रिट पिटीशन फाइल की आपके आर्टिकल 356 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद के जो आपके आफ्टर मैथ क्या हुआ, देखिए, द होल एस्पेक्ट्स दैट वर पुट इनटू टेस्ट आर द फेडरल
नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूरी जो विचर्चा हुई उसमें इस चीज़ को टेस्ट किया गया, एनालाइज किया गया कि जो हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को कोर्ट ने इंटरप्रेट करने की कोशिश की, साथ साथ में आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, व्हाट एक्सटेंड टू आर्टिकल 356 इज जस्टिफाइबल एंड इफ सो वेदर इट कैन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो किस हद तक आर्टिकल 356 आपका जस्टिफाइबल है, और अगर है तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका। तो इसके लिए एक 9 बेंच जजेस की बेंच बुलाई गई, उनका गठन हुआ और उन्होंने अपने 7 ओपिनियंस दिए, अलग अलग थे सबके ऑलमोस्ट ओपिनियन, और उन सबके ज़्यादातर का कहना था कि प्रेसिडेंट रूल है सर्टेन states was held to be in violation with the constitution and eventually restored its original position। उनका कहना था कि बहुत सारे स्टेट्स में जो है प्रेसिडेंट रूल आपका ऐसे ही लागू कर दिया जाता है, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होता है, और इसीलिए उनकी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर कर दी गई। और बट फ्रेश इलेक्शन तो ऑलरेडी बुला दिए जा चुके थे और सब्सिक्वेंट न्यू गवर्नमेंट भी इंस्टॉल करा दी जा चुकी थी। तो इसलिए कोर्ट ने अपने ओपिनियन में कहा कि जो हमारा फेडरल नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो लाइक यू कैन से दैट कि मोर और लेस इट इज़ मोर ऑफ अ यूनिटरी नेचर, क्योंकि हमारा फेडरेशन अमेरिका की तर्ज पर नहीं है। तो अगर हम ऐसा कहें कि हमारा फेडरेशन अमेरिका की तर्ज पर, तो दैट वुड बी मिसलीडिंग ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है पूरा, वो स्ट्रिक्ट सेंस में इंडिया में नहीं फॉलो किया जा सकता। और सेकेंड कंटेंशन ये है कि प्रेसिडेंट रूल जो है जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्टिव है, मतलब प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत देखा जा सकता है, और जुडिशरी जो हमारी है वो इस बात को एनालाइज कर सकती है वेदर द प्रेसिडेंट रूल was you know like imposed on the basis of right reasons or not, or if not, so the old government will be restored. Okay, so it was seen that the 9 judges in their opinions has given that there is no harm in the article 356 being put in the judicial review। सब इस बात पे तो एक मत थे कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आर्टिकल 356 को लाना ही लाना चाहिए। ठीक है, और ये जरूर अलग बात है कि किस हद तक लाना चाहिए। ठीक है, there are provision envisaged in the article for president to satisfy though the satisfaction is subjective। ठीक है, उसमें ये है कि लाइक प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का वायलेशन हुआ है उस स्टेट में। तो ये जो प्रोविजंस अपने आर्टिकल 356 में मेंशन है, तो उसमें प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई करना है कि प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि उस स्टेट में पर्टिकुलरली ढंग से गवर्नमेंट रन नहीं करी, कोई कॉज है, रियल रीजन है। ठीक है, though the satisfaction is subjective, they rely on the objective facts and so judicial review is permitted। so आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ जो आपका प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा that is kind of subjective, but वो subjective है, but वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है, that is deriving its authority from the objective facts। so where it comes objective facts की उसके बेसिस पे rationality होनी चाहिए, तो इसीलिए आपका JR is permitted। but जो parameters है in which judicial review can be carried on different from one opinion to other, तो ये judicial review तो होना चाहिए, इस पे सभी एक मत थे, लेकिन आपके जो पैरामीटर्स होने चाहिए जुडिशियल रिव्यू के, वो क्या होना चाहिए, उसमें जो जजेस थे वो एक दूसरे से डिफर करते थे, कुछ फ्यू डिफरेंसेस थे, और उसमें जुडिशियल रिव्यू का स्कोप वाइड करने और नैरो डाउन करने के लिए कुछ जजेस में आपके अपनी विभिन्न विचार थे इस बात को लेकर के। फर्दर ये भी बोला गया कि जो आर्टिकल 356 इन्वोक करने के लिए ये सोचना चाहिए कि जब कोई भी रास्ता नहीं बचता है वहाँ पे मशीनरी ठीक करने का, या वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व करने का, तभी जो है प्रेसिडेंट रूल का सहारा लेना चाहिए। तो यू कैन से दैट प्रेसिडेंट रूल कैन बी द लास्ट रिजॉर्ट पावर इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब आप सब कुछ पहले ट्राई करके देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई नहीं बचता है कुछ भी रास्ता, तभी प्रेसिडेंट रूल का आप सहारा लीजिए, ये कोर्ट का कहना था। और ये अगर आप सरकारिया कमीशन रिपोर्ट की बात करें तो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बात की गई थी। द फैक्टर्स ऑन विच judicial review can be carried on differ from one case to another and therefore no rule as such can be stuck on it। okay, in this aspect the court heavily relied on the Sarkaria Commission report। okay, so ये चीज़ सरकारी कमीशन ने बोली थी कि जो फैक्टर है जुडिशियल रिव्यू का वो एक केस से दूसरे केस में अलग हो सकता है, तो कोई भी रूल नहीं आप इस पे लगा सकते कि ऐसा ही होगा तभी जुडिशियल रिव्यू, जब तभी जुडिशियल रिव्यू होगा और ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट में सरकारिया कमीशन रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया आइडिया और आइडियोलॉजी को आपके कोर्ट ने, और
द केस जो था आर्टिकल 356 को अप्लाई करने का, वो तभी दैट विल बी हेल्ड फेयर ओनली व्हेन जस्टिफाइबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट रूल इज मेंटेनेबल when there is failure of constitutional machinery in certain instances. The instances are broadly classified into 4 heads. और जो है इस 4 केसेस को सेटिस्फाई करते हुए ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. इन यू कैन से कि वो तभी जस्टिफाइबल होगा जब वो प्रेसिडेंट रूल ऐसे किसी आर्बिट्ररी रीजन पे नहीं लगाया गया. तो वो 4 रीजन क्या हो सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है, कोई इंटरनल सबवर्जन हो सकता है, फिजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जो यूनियन एग्जीक्यूटिव ने दिए हैं वो अगर उसका पालन नहीं हो रहा ढंग से, तब भी जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. और इट इज़ नॉट क्लेम्ड दैट दिस कैटेगराइजेशन इज परफेक्ट, रादर इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर और नॉट इन अ गिवन सिचुएशन इट विल बी प्रॉपर टू इन्वोक दिस लास्ट रिजॉर्ट पावर अंडर आर्टिकल 356. तो प्रॉपर जो रीजंस हैं वो यही हैं, ठीक है, कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शंस हैं, उसको आप जो है वो गवर्नमेंट कैरी आउट नहीं कर पा रही है, और फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया या पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई या कुछ इंटरनल सबवर्जन हो गया है. इनको कॉजेस को परफेक्ट तो नहीं माना सकता, बट इससे जो है कोर्ट को अपना जजमेंट डिलीवर करने में आसानी होती है, ठीक है. सो ये चीज़ थी. और इट ऑल्सो लिस्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस विच में नॉट अमाउंट टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. और साथ साथ में ये भी चीज़ कोर्ट ने मेंशन की कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसको आप कह सकते हैं इम्प्रॉपर कॉजेस, ठीक है, कि जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता. तो वो जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर नहीं माना जा सकता, ठीक है. मैल एडमिनिस्ट्रेशन. मैल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको याद होगा कि जब डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई थी, राइट. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई थी तो उन्होंने सब जगह, तो उनके पास जिसके पास सक्सेसर नहीं था उसके पास लगाई थी, लेकिन जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे उनके ऊपर मैल एडमिनिस्ट्रेशन के तर्ज पे लगा दी थी. तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है कि ये चीज़ मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि ऊपर नीचे छोटी चीज़ें लाइक छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कोई 2 कम्युनिटीज़ के बीच में लाइक कुछ अपसर्ज हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसको मैल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दे करके उसको लूप होल की तरह यूज़ किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. इसलिए मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए स्टेट कैन नॉट बी अ कॉज ऑफ imposing president rule. Okay, non-exploration of the possibility of installing an alternative government in case of dissolution of the government in a state or resignation or dismissal. तो ये चीज़ कोशिश ही नहीं की गई जब अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपकी डिसॉल्व हो गई या कुछ ऐसा रीज़न हो गया कि वो गवर्नमेंट नहीं आपकी फॉर्म हो पाई स्टेट में, तो दूसरी पार्टी को या कोalition को ऑफर ही नहीं किया गया कुछ भी और सीधे इलेक्शन बुला लिया गया, ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश नहीं की गई है, तब भी उसको इम्प्रॉपर माना जाएगा, ठीक है. और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट विच हैज़ नॉट बीन डिफीटेड एट द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड हैज़ नॉट बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी. मतलब कोई जो गवर्नमेंट है जो वो लाइक वो उसका फ्लोर टेस्ट हुआ नहीं है और प्लस उसके पास नंबर्स भी हैं, लेकिन उसको चांस ही नहीं दिया गया अपना मेजॉरिटी प्रूफ करने का, ठीक है, जैसे कि सार्वभौमिक के केस में हो रहा था. तो मैसिव डिफीट ऑफ अ पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन सच एज इन 1977 एंड 1980. और ये नहीं कि सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट हार गई और लाइक या सॉरी जो क्या कहते हैं आपके स्टेट में आपकी गवर्नमेंट नहीं किसी और की गवर्नमेंट है, तो आपके लिए सीजन पे कि वो आपकी गवर्नमेंट नहीं है तो आप उल्टी सीधे उसको डिस्टर्ब करें, तो ये भी नहीं होना चाहिए. इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नॉट अमाउंट टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन. इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कुछ छोटी जगह पे एक आध जगह हुए, लेकिन उससे कुछ इंटरनल सबवर्जन या फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो उसको जो है आप रीज़न नहीं मान सकते. और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विल रिमेन योर improper reason. Exercise of the power without prior warning except in case of disturbance of inter-party problems of the ruling party. ठीक है. और पावर को जो गवर्नर या प्रेसिडेंट खुद एक्सरसाइज करे बिना किसी पर्टिकुलर वार्निंग के या उनको बताया नहीं जाए कि आपकी गलती ये है और सीधे बोला जाए हम आपकी गवर्नमेंट को हटा रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए. टू शॉर्ट आउट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो है कवर अप करने के लिए या स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल एक्सीजेंसीज ऑफ द स्टेट किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है तो उस बेसिस पे भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता. एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट मिनिस्ट्री, एक्सरसाइज ऑफ पावर फॉर अ पर्पस एक्सटर्नियस और इररिलेवेंट टू द वन फॉर विच इट हैज़ बीन कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फाइनेंशियल वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं तो उस बेसिस पे नहीं लगा सकते. आप ये नहीं कह सकते कि मिनिस्ट्री ने करप्ट मिनिस्ट्री है इसीलिए हम हटा रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इट विल बी वेरी मच लाइक वेरी मच
इट विल बी वेरी मच टू द क्लीशे माइंडसेट, और कि क्या आपके माइंड में है या आपका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, तो उस बेसिस पे इन सब रीजंस को मिसयूज किया जा सकता है। इसीलिए ये सारे रीजंस को improper रीजन बोला गया। एक्सरसाइज ऑफ पावर फॉर अ पर्पज एक्सटेनियस और irrelevant टू द वन फॉर विच इट हैज बीन कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब लूप होल्स बना करके यूज किए जाएं तो ऐसे होने पे जो है वो इम्प्रॉपर किया कहा जाएगा उसको। देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट गिव अ बोल्ड लिमिटेशन एंड स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज बीन सेड दैट द आर्टिकल 365 शुड बी इन्वोक्ड ओनली एज द लास्ट रिजॉर्ट पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट एंड व्हेन द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैड फेल्ड। सो ये बात आपके बी.आर. अम्बेडकर सर ने भी बोली थी कि आपके ये जब इट शुड रिमेन लाइक अ डेड लेटर, बट ऐसा नहीं हुआ है। 100 से कहीं ज़्यादा बार कई स्टेट्स में आपके प्रेसिडेंट रूल्स कई सारे स्टेट्स में लगाए जा चुके हैं। हर साल कोई ना कोई ऐसा केस हो ही जाता है कि जिस साल जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और ऊपर से गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, एक तो वो जो बुलाने की, इनवाइट करने की इस केस में जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, तो आपके ऑफर करने के लिए कि कोई मिलकर के गवर्नमेंट बनाए, कोई कॉलिशन बने या कुछ ऐसा, तो वो एक डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की है। और दूसरी पावर है कि जो रिपोर्ट भेजता है तो उसको भी लाइक प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजता है या रेफर करता है, तो उसको भी बहुत मतलब नेगेटिव एक तरह से कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सिस्टम से दूर की जानी चाहिए, और एक आर्टिकल 365 तभी लगाया जाए जब कोई और रास्ता नहीं बचता। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 365 एंड गवर्नर्स रोल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।